नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर करेंगे और ये जो चैप्टर है ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर एस्टेट पीजीटी में पूछ ही लिया जाता है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से करना है। आपको सारा कॉन्सेप्ट मैं आज इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगी। क्लास के नोट्स में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। रोमिका भार्गव नेम से जब आप सर्च करोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 1100 प्लस मेंबर्स है मेरे चैनल पर, तो आप जो है वो उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म क्या होती है। हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो बाइनोमियल थ्योरम में अगर हम इन जनरल बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो आप तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, आपके पास यहाँ पर दो टर्म्स गिवन है। ये जो है वो आपके पास x प्लस वाई जो है ये टर्म आपको गिवन है। तो अगर हम यहाँ पर x की पावर n करते हैं, यहाँ पर n जो है ये आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। n आपका नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है। तो x प्लस वाई की पावर जो है वो आपके पास n है। ये आपकी किस तरीके से जो है ये एक्सपेंशन आपका ओपन होगा। तो यहाँ पर आपके पास होता है nc0, x की पावर n, y की पावर आपके पास यहाँ पर 0 होगी। फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म होती है nc1, फिर x की पावर आपके पास यहाँ पर n माइनस 1 होता है और y की पावर आपके पास यहाँ पर 1 होती है। फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म होती है nc2, x की पावर n माइनस 2, y की पावर आपके पास यहाँ पर 2 होती है। इस तरीके से ये जो एक्सपेंशन है ये आपका चलता रहता है और लास्ट में आपके पास यहाँ पर आता है ncn, x की पावर 0 और y की पावर आपके पास यहाँ पर n होती है। क्लियर है। तो ये जो है वो आपके पास बाइनोमियल थ्योरम होती है। यहाँ पर ये जो nc0, nc1, nc2 इस तरीके से ncn जो है ये सारे आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर नोट करनी है कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं वो कौन से होते हैं। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो क्या है, nc0 आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट है, nc1 जो है ये आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट है, nc2 बाइनोमियल कोफिशिएंट है, nc3 इस तरीके से आपके पास ncn जो है ये आपके पास यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट है। क्लियर है। और ये जो आपके पास nc0 है यहाँ पर आपको कहीं जगह पर इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा। nc1 आपको c1 से नोटेशन मिलेगी, nc2 की यहाँ पर c2 से नोटेशन मिलेगी, इसकी c3 से नोटेशन मिलेगी, इसकी यहाँ पर cn से नोटेशन मिलेगी। तो ये जो है ये आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। अगर हम इस जनरल टर्म में बात करें पावर्स की, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होती है ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये y आपकी सेकंड टर्म है। तो यहाँ पर ये तो आपका इस तरीके से चलेगा nc0, nc1, nc2, nc3 इस तरीके से ncn। यहाँ पर फर्स्ट टर्म की जो पावर होती है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है। क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर विजुलाइज करके इस चीज को याद रख सकते हैं। फिर आपके पास जो सेकंड टर्म होती है, जो आपके पास c के बेस में जो आपके पास होता है वही आपका पावर में आता है। जैसे यहाँ पर 0 है तो ये 0 है, 1 है तो आपका 1 है, 2 है तो आपका यहाँ पर 2 है, n है तो आपका y की पावर n है। क्लियर है। साथ में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक्स वाई आपके पास यहाँ पर जो टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म x है, ये सेकंड टर्म y है, तो इन दोनों की जो पावर है, जो इंडिसेस है, इनका सम जो है वो आपके पास क्या है, यानी कि n प्लस 0 आपके पास क्या है, n प्लस 0 आपके पास n है। यहाँ पर देखिए n माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो आपके पास n ही आ रहा है। इन दोनों पावर्स का सम करोगे, n माइनस 2 प्लस 2 करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, n ही आ रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से लास्ट में जब आप 0 और n को ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा है, n ही बन रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो ऑब्जर्व करनी है और ये आपकी प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको नोट कर लेनी है। क्लियर है। जो है वो मैंने इन जनरल आपको बता दिया कि बाइनोमियल थ्योरम जो है वो क्या होती है, तो ये आप यहाँ पर अच्छे तरीके से नोट कर लेना। क्लियर है। तो ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम होती है। तो ये जो है ये आपके पास यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर पूछें कि कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पर कोफिशिएंट पूछूं कि कोफिशिएंट्स ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट अगर मैं पूछूंगी तो y के मल्टीपल में जो होगा वो आपका यहाँ पर कोफिशिएंट हो जाएगा। तो nc1 और x की पावर n माइनस 1 ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा y का।
क्लियर है। और अगर आप यहाँ पर x का कोफिशिएंट पूछो कि आप बताओ कि यहाँ पर x की पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो वो आपका nc1y हो जाएगा। क्लियर है। और अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करोगे तो आपके पास nc0, nc1, nc2, nc3 इस तरीके से ncn तक आपके पास यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है ये है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, जो कि आपके पास यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए नंबर 1 आपके पास यहाँ पर जैसे अभी हमने यहाँ पर किया, हम दोबारा से लिख रहे हैं x प्लस वाई की पावर n। अगर हम इस एक्सपेंशन को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, nc0 x की पावर n y की पावर 0 होगी। फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस nc1 x की पावर n-1 y की पावर 1 होगी। फिर आपके पास होगा nc2 x की पावर n-2 और y की पावर यहाँ पर 2 होगा। इस तरीके से टर्म जो है ये आपकी चलती रहेगी। लास्ट में आपके पास होगा ncn x की पावर 0 y की पावर आपके पास क्या होगी, n होगी। क्लियर है। तो ये आपके पास जो है वो एक्सपेंशन होता है x प्लस वाई की पावर n का। अब अगर हमें यहाँ पर पूछा जाए सेकंड कि अगर हमें x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन पूछा जाए तो आपके पास यहाँ पर जो साइन चलेंगे वो अल्टरनेट साइन चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके पास nc0 x की पावर n y की पावर 0 होगी। फिर यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या आएगा, माइनस nc1 x की पावर n-1 और y की पावर यहाँ पर 1 होगी। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो हम यहाँ पर y की जगह पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, और जहां पर भी ओड पावर्स होगी y की वो आपको बाहर नेगेटिव साइन देगा, और जहां पर इवन पावर होगी वो आपका पॉजिटिव बना देगा, तो वहां पर आपका पॉजिटिव ही रहेगा। फिर यहाँ पर प्लस होगा nc2 x की पावर n-2 y की पावर 2। इस तरीके से ये टर्म जो है वो चलती रहेंगी। लास्ट में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, -1 की पावर यहाँ पर होगा n, -1 की पावर n, ncn x की पावर 0 और y की पावर n। ठीक है। लास्ट में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, -1 की पावर n। हमने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि अगर यहाँ पर लास्ट टर्म में आपके पास n की वैल्यू अगर ऑड होगी तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, इवन होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास जो है वो एक्सपेंशन होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म की बात करें, ठीक है, पर अगर हम इनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम किस तरीके से इनको लिखेंगे। कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके पास क्या होता है, जैसे आपके पास फर्स्ट जो है इसको अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में यानी कि हम समेशन की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू n ncr x की पावर n-r। मैंने आपको बताया इन दोनों का डिफरेंस होता है, और सेकंड टर्म पे जो यहाँ पर c के बेस में जो होता है वही आपका आता है। ठीक है। दोनों की पावर का अगर हम यहाँ पर सम करेंगे तो आपके पास n ही बन रहा है। ठीक है। तो ये आपके पास कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाती है। जो फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको लिखवाई उसकी यहाँ पर कॉम्पैक्ट फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पर सेकंड फॉर्म की बात करूं तो इसकी अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखेंगे तो समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू आपके पास यहाँ पर n हो जाएगा, -1 की पावर r आ जाएगा, और यहाँ पर जो है वो आपके पास ncr x की पावर n-r y की पावर r। तो ये जो है वो सेकंड की यहाँ पर कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाती है। तो x प्लस वाई की पावर n की मैंने आपको एक्सपेंशन बताई। नेगेटिव साइन आएगा तो आपके पास यहाँ पर अल्टरनेट साइन चलेंगे। जहां पर भी आपके पास ओड टर्म्स होंगी, जैसे nc1 हो गया, nc2 हो गया, यानी कि y की पावर 1 y की पावर 2, तो इस तरीके से यहाँ पर सेकंड टर्म में जहां पर भी ओड पावर्स आएंगी वहां पर आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हम इस तरीके से इनको कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर लिखेंगे। क्लियर है। तो ये आप जो है वो प्रॉपर्टी याद रखें कि ये आपके पास जो है वो प्रॉपर्टी है। हम यहाँ पर इसको एक ही प्रॉपर्टी मान के चलते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 है ये आपकी, तो हम इसको यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 ही लिख के चलते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा इसी का। ये आपका फर्स्ट है और ये जो है वो आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट है। क्लियर है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1। सेकंड देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी नोट कीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है,
तो देखिए यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमने यहाँ पर x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन ओपन किया, अगर मैं यहाँ पर इसमें x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन ऐड कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या जो है वो बनेगा। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो है वो ये आपके पास x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन है और ये x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर 3 वाली जो आएगी वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके पास जो इवन वाली जो टर्म है ये बचेंगी और ये जो है वो 2 टाइम्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, ये जो टर्म है ये आपके पास क्या होगी, 2 इंटू में आपके पास यहाँ पर होगा NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2। इस तरीके से ये टर्म जो है वो आपके यहाँ पर चलती रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं यहाँ पर इनको सब्सट्रैक्ट करती हूँ, x प्लस वाई की पावर n x माइनस वाई की पावर n को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 2 इंटू में। अब देखिए यहाँ पर जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इस टर्म में से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, अगला जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपके पास ये टर्म्स जो है वो चलेंगी। ठीक है, ये जो है वो टर्म्स आपके पास यहाँ पर चलेंगी। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास यहाँ पर अब जो है वो आपके पास जो इवन टर्म्स जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑड टर्म्स बचेंगे। तो यहाँ पर 2 टाइम किनका हो जाएगा, यहाँ पर ऑड टर्म्स का हो जाएगा। तो NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, फिर प्लस में आपके पास होगा NC3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3। इस तरीके से ये टर्म्स जो है वो आगे यहाँ पर चलती रहेंगी। क्लियर है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों एक्सपेंशन को माइनस करेंगे तो आपके पास ये टर्म जो है वो बन के आ जाएगी। क्लियर है। यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो देखिए अगर आपके पास यहाँ पर x प्लस वाई की पावर n अगर ये एक्सपेंशन है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपको ध्यान रखनी, यहाँ पर n प्लस 1 जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि आपके पास यहाँ पर जो ये एक्सपेंशन है x प्लस वाई की पावर n, ठीक है, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस में NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2। इस तरीके से चलता रहता है, प्लस में लास्ट में NCn x की पावर 0 y की पावर n। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आपके पास x और y की जो पावर्स है वो आपके पास जब हम ऐड करते हैं तो क्या बन रहा है, n बन रहा है। तो आप यहाँ पर नोट करना कि द सम ऑफ पावर ऑफ x एंड y इज n। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास x और y की पावर का जब हम सम करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन रहा है, n के ही इक्वल आ रहा है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई। नेक्स्ट देखें, तो देखिए यहाँ पर 6th नंबर प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं। मैं अगेन प्रॉपर्टी में लिख देती हूँ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या थे आपके पास, NC0 NC1 NC2 इस तरीके से आपके पास NCn तक जो है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7th नंबर प्रॉपर्टी में देखिए मेरे पास जो है वो x प्लस वाई की पावर n को एक्सपेंशन को जब हम ओपन करते हैं, आप बार बार लिखेंगे तो आपको ये चीजें जो है वो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस में NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1। इस तरीके से जो है ये टर्म आपकी यहाँ पर चलती रहती है। लास्ट में आपके पास NCn x की पावर 0 y की पावर आपके पास यहाँ पर n हो जाती है। अब देखिए ये जो आपके पास एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में यहाँ पर ये आपके पास जो फर्स्ट टर्म है ये आपके पास T1 टर्म है। ठीक है, सेकेंड टर्म जो है ये आपके पास T2 टर्म है। इस तरीके से लास्ट वाली जो टर्म होगी ये जो है ये आपकी यहाँ पर Tn टर्म नहीं होगी, ये आपकी Tn प्लस 1 टर्म होगी। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, n प्लस 1 होती है। तो लास्ट वाली जो टर्म होगी वो आपकी Tn प्लस 1th टर्म होगी।
क्योंकि यहाँ पर देखिए आप ऑब्जर्व करें, जब हम यहाँ पर T1 की बात करें तो यहाँ पर बेस में 0 आ रहा है, जब हम यहाँ पर T2 की बात करें तो C के बेस में 1 आ रहा है। यानी कि आगे मैं आपको वैसे जनरल टर्म बताऊंगी, लेकिन आपके पास जनरल टर्म जो होती है इसको हम TR+1 से डिनोट करते हैं, जहां पर आपके पास क्या बनता है NCR होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये R+1 है तो यहाँ पर बेस में R आता है, एक कम आता है, ठीक है। तो TR+1 इक्वल्स टू क्या होता है NCR, x की पावर n माइनस r और y की पावर r। ये आपके पास जनरल टर्म होती है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी जनरल टर्म, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताने के लिए जो है वो पहले बता दिया। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो आपके पास ये फर्स्ट टर्म है कि सेकंड टर्म है, तो लास्ट वाली जो टर्म होती है इस एक्सपेंशन में वो Tn+1th टर्म होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जनरल टर्म होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8th नंबर प्रॉपर्टी, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है वो आपके पास ये होते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में नोट कर लीजिए कि बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट आर डिफरेंट, ठीक है। ये दोनों जो है वो क्या होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। मैं ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल ले रही हूँ, मेरे पास टर्म है कि 2 + 3x, इसकी पावर जो है वो मेरे पास यहाँ पर 4 है। तो ये जो है वो मेरे पास टर्म यहाँ पर गिवन है, इसका एक्सपेंशन जब हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या ओपन होगा, 4c0, 2 की पावर यहाँ पर क्या होगी, 4 होगी, 2 की पावर 4 इंटू में यहाँ पर 3x की पावर आपके पास क्या होगी, 0 होगी, प्लस में यहाँ पर क्या होगा 4c1, x की जगह पर क्या है 2, तो 2 की पावर यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है वो 3x है y की जगह पर, तो 3x की पावर आपके पास यहाँ पर 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पर प्लस में 4c2 होगा, 2 की पावर यहाँ पर 2 होगी और 3x की पावर यहाँ पर जो है वो आपके पास 2 होगी। क्लियर है? इस तरीके से नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 4c3 होगा, 2 की पावर यहाँ पर 1 होगी और 3x की पावर यहाँ पर जो है वो आपके पास 3 होगी। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर जो है वो प्लस में आ जाएगा 4c4, यहाँ पर 2 की पावर 0 होगी और 3x की जो पावर होगी वो आपके पास यहाँ पर 4 होगी। क्लियर है? तो ये एक्सपेंशन हमने यहाँ पर ओपन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात करूंगी, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगी, बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4, ये मेरे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे। क्लियर है? मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये आपके क्या होते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, कि अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x की पावर 4 आपके पास यहाँ पर बन रहा है, तो ये जो कोफिशिएंट होगा ये आपके पास x की पावर 4 का कोफिशिएंट होगा, जो कि आपके पास क्या है 4c4, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो 3x की होल पावर जो है वो आपके पास 4 है, तो 3 की पावर 4 जो है ये आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट आ जाएगा x की पावर 4 का। 4c4 1 होता है, 3 की पावर 4 आपके पास x की पावर 4 का कोफिशिएंट आ जाएगा। और अगर मैं पूछूं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कि अगर मैं पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या होगा 4c2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये आपके पास जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होता है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 9th नंबर प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, तो देखिए 9th नंबर प्रॉपर्टी, जैसे हमने यहाँ पर जो है वो x + y की पावर n का एक्सपेंशन ओपन किया, उसी तरीके से आप यहाँ पर सीधा याद रखें, अगर आपके पास 1 + x की पावर n, अगर ये आपको गिवन है, तो इसका यहाँ पर एक्सपेंशन जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए जब हम यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो आपके पास क्या होता है NC0 होता है, फिर 1 की पावर, यानी कि हम यहाँ पर x + y करते थे, तो यानी कि जो फर्स्ट टर्म उसकी पावर n होगी, तो 1 की पावर आप n करें, फिर n-1 करें, n-2 करें, यानी कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म होती है उसकी जो पावर होती है वो आपकी यहाँ पर घटती जाती है, और यहाँ पर जो सेकंड टर्म होती है जो कि मैंने यहाँ पर x ली है, इसकी पावर यहाँ पर बढ़ती जाती है। तो हम यहाँ पर 1 की पावर जो मर्जी कर ले, आपके पास 1 ही आएगा, तो हम यहाँ पर इसका एक्सपेंशन सीधा ही याद रखेंगे कि 1 + x की पावर n का जो एक्सपेंशन होगा वो NC0, यहाँ पर x की पावर 0 होगी तो वो 1 ही बन जाएगा,
फिर आपके पास यहाँ पर प्लस में होगा NC1, फिर यहाँ पर x की पावर 1 होगा तो यहाँ पर x आ जाएगा, फिर आपके पास प्लस में होगा NC2 x की पावर 2, फिर यहाँ पर होगा NC3 x की पावर 3। इस तरीके से ये एक्सपेंशन जो है वो आपका यहाँ पर चलता रहेगा, लास्ट में NCN x की पावर आपके पास यहाँ पर n हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एक्सपेंशन आपको नोट कर लेना है। जब आपको 1 प्लस एक्स की पावर n इस टाइप की फॉर्म दे रखी है तो आपके पास एक्सपेंशन ये होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर 10th नंबर प्रॉपर्टी, 10th में आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर अल्टरनेट साइन चलेंगे। आपके पास होगा NC0 माइनस NC1x, फिर प्लस NC2 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस होगा NC3 एक्स की पावर 3, ठीक है, फिर प्लस में होगा। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर लास्ट में होगा -1 की पावर n NCN x की पावर n। क्लियर है? तो ये एक्सपेंशन भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट 11th नंबर प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनेगी, देखिए यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर 1 पुट कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, NC0 NC1, फिर यहाँ पर NC2 बनेगा, NC3 बनेगा, क्योंकि x की जगह पर हम 1 पुट कर रहे हैं, फिर यहाँ पर NCN 1 की पावर n 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम जब हम करेंगे तो जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, तो 2 रेज़ द पावर n हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट इज, तो यहाँ पर सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट हम यहाँ पर लिख ही देते हैं NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस इस तरीके से आपके पास लास्ट में NCN, इन सभी का जो सम होता है वो 2 रेज़ द पावर n होता है। क्या होता है, 2 रेज़ द पावर n होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर नोट करनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आपके पास जो इवन टर्म्स होती हैं, जैसे NC0 हो गया, फिर NC1 हो गया, उससे पहले आप ये प्रॉपर्टी कीजिए कि आपके पास यहाँ पर जैसे ये तो हमने अभी यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म इसमें आपके पास सभी प्लस था, जब आपके पास अल्टरनेट साइन चलते हैं, 11th नंबर प्रॉपर्टी ये है कि जब आपके पास अल्टरनेट साइन चलते हैं, यानी कि NC0 माइनस NC1, फिर प्लस में NC2, फिर माइनस में NC3, इस तरीके से आपके पास -1 की पावर n NCN, ठीक है। जब अल्टरनेट साइन चलते हैं तो वहां पर आपके पास ये 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर देखिए 13th नंबर प्रॉपर्टी। 13th नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आपके पास NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, यानी कि ये जो आपके पास इवन टर्म्स जो होती हैं, ठीक है, इस तरीके से जो है ये टर्म्स आपकी चलती रहेंगी। ये टर्म्स आपकी यहाँ पर जो ऑड टर्म्स होती हैं उनके इक्वल होती है, ठीक है। NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, इस तरीके से ये टर्म्स चलती रहती हैं। ये सभी जो है इनका जो सम होता है, यानी कि जो इवन टर्म्स होती हैं उनका सम इक्वल होता है ऑड टर्म्स के इक्वल, और ये किसके इक्वल होता है, ये 2 रेज़ द पावर n माइनस 1 होता है। क्या होता है, 2 रेज़ द पावर n माइनस 1 होता है। तो ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। क्लियर है? तो ये आपको नोट करना है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं आपको करवा रही हूँ सभी जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास 14th नंबर प्रॉपर्टी है, ये क्या कहती है, 14th नंबर प्रॉपर्टी कहती है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फ्रंट या बिगिनिंग बोल लीजिए, फ्रॉम फ्रंट एंड यानी कि लास्ट आर इक्वल। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर NCR, मान लीजिए आपके पास फ्रंट से NCR टर्म है, ये आपके पास लास्ट वाली जो टर्म है NCN माइनस R, ये जो है वो दोनों इक्वल होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं। कि जो फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है, जो लास्ट वाला जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, वे दोनों इक्वल होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर नोट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 15th नंबर प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है। 15th नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये दे रखा है कि
अगर आपको यहाँ पर दे रखा है कि NCX इक्वल है NCY के, ठीक है, अगर आपको दे रखा है कि NCX इक्वल है NCY के, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि या तो आपके पास x जो है वो y के इक्वल होगा या फिर x प्लस y जो है वो आपके पास n के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। इस पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो NCX इक्वल्स टू NCY दे रखा है, इसका मतलब या तो x जो है वो y के इक्वल होगा या फिर इन दोनों बेस का जो सम है वो n के इक्वल होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16th नंबर प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो 16th नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर NCR प्लस 1 अगर हमें यहाँ पर दे रखा है और अगर हमें यहाँ पर इनको ऐड करना है, कंडीशन क्या है कि ये तो जो है वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि सेम होने चाहिए, n इक्वल्स टू n, यानी कि n जो है सेम होना चाहिए और ये जो टर्म है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम इनको किस तरीके से ऐड करेंगे, तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा इक्वल्स टू में, यहाँ पर ये जो आपके पास n है ये आपके पास एक टर्म बड़ी हो जाएगी, यानी कि n प्लस 1 हो जाएगा और नीचे वाले बेस में जो बड़ी है वो टर्म आ जाएगी, तो n प्लस 1 और CR प्लस 1। इस तरीके से हम यहाँ पर इनको ऐड कर सकते हैं। तो इन बाइनोमियल कोफिशिएंट को हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर n जो है वो सेम होना चाहिए और बेस में जो आपके पास टर्म होती है इनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। क्लियर है। तो ये जो है वो आपकी यहाँ पर टोटल 16th प्रॉपर्टी थी, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखनी है। क्वेश्चंस में ये जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी बहुत काम आती हैं, तो सभी प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर जो टॉपिक है वो ये है जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि जनरल टर्म क्या होती है, प्रॉपर्टीज के अंदर ही बताया था। तो देखिए आपके पास जो जनरल टर्म होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर x प्लस वाई की पावर n ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। मैं यहाँ पर बार बार आपको लिख के क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आप भी जब इनको बार बार लिखोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन को तो ये आपको टिप्स पर हो जाती है। तो x प्लस वाई की पावर n क्या होती है, NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर आपके पास यहाँ पर n-1 होता है, n-1 और y की पावर 1 प्लस में NC2 x की पावर n-2 y की पावर यहाँ पर 2 होता है। फिर इस तरीके से ये आगे तक जो है वो चलती रहती है। लास्ट में आपके पास NCN x की पावर 0 y की पावर आपके पास n होती है। क्लियर है। तो ये जो है वो आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। अगर हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म लिखते हैं, ठीक है, जनरल टर्म जब हम लिखते हैं तो वो हमारे पास किस तरीके से लिखते हैं, हम TR+1 की फॉर्म में लिखते हैं। तो TR+1 और ये आपका ओपन कैसे होता है, NCR होता है, x की पावर n-r होती है और y की पावर यहाँ पर r होती है। ये आपके पास जो है वो जनरल टर्म होती है, जो कि आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। ठीक है, ये जो है ये आपकी जनरल टर्म है और इस जनरल टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बन जाते हैं। आप जनरल टर्म से ही लगभग बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो आपको जनरल टर्म जो है वो लिखनी आनी चाहिए। तो TR+1 आपकी जनरल टर्म होती है। यहाँ पर R+1 है, इसका मतलब हम यहाँ पर NCR लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपको यहाँ पर T7 दे रखा है, तो आप यहाँ पर T7 को किस तरीके से सोल्व करोगे, आप इसको लिखोगे T6+1। क्या लिखोगे, T6+1। फिर आपके पास यहाँ पर जो है वो फॉर्म लगेगी कि NC6, फिर यहाँ पर x होगा, x की पावर n-6 होगा, फिर y की पावर यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, बाकी आपके पास यहाँ पर x प्लस वाई की एक्सपेंशन क्या गिवन होगी वो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी मैंने आपको बताया अगर T7 है इसका मतलब यहाँ पर T6+1 की बात है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जनरल टर्म को देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो वो आपसे पूछ ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको लिखती हूँ कि x प्लस 1/x की पावर यहाँ पर 2 है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन ओपन करूँ, यानी कि होल स्क्वायर ही ओपन करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या होगा 2AP, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस में b स्क्वायर यानी 1 में x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस में यहाँ पर x से x गया 2 बचेगा प्लस में 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो यहाँ पर 2 जो है ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ x है।
क्या है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर एक्स की पावर जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि 2 को मैं यहाँ पर 2 एक्स की पावर 0 भी लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर जो है एक्स की पावर क्या है, 0 है, तो ये आपके पास जो टर्म होती है ये आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होती है। इस पर बेस्ड मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवा देती हूँ, आपको जो है वो समझने में आसानी होगी। तो देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, हमें यहाँ पर एक्सपेंशन क्या दे रखा है, हमें एक्सपेंशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, इसकी पावर हमें यहाँ पर 60 दे रखी है। ये एक्सपेंशन हमें गिवन है और हमें इस एक्सपेंशन में ये बताना है, हमें वो टर्म बतानी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, जनरल टर्म की हेल्प से करेंगे। हमारे पास टी आर प्लस 1 क्या होता है, हमारे पास होता है एन सी आर, x की पावर n माइनस आर, और y की पावर क्या होती है, r होती है। अब x की जगह पर आपके पास क्या है, x है, y की जगह पर 1/2x है, इसके अंदर पुट करो, n की वैल्यू क्या है 60, तो पुट करो, तो हमारे पास क्या होगा 60 सी आर, x की जगह पर है एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हमारे पास क्या होगी 60 माइनस आर होगी। फिर हमारे पास क्या होगा y की जगह पर है 1/2x, इसकी पावर हमारे पास क्या होगी, इसकी पावर r की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, हमारे पास होगा यहाँ पर 60 CR, यहाँ पर क्या बनेगा 60 CR तो आपका एज इट इज हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर 60 माइनस आर जो है 2 की मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ पर x की पावर क्या बनेगी, तो x की पावर यहाँ पर 120, 60 इंटू 2 करोगे 120, माइनस में यहाँ पर 2r बनेगी, माइनस में यहाँ पर जो है वो क्या बनेगा 2r बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो 1/x है, और 1/x की पावर यहाँ पर जो है, जैसे 2 की पावर भी r बनेगा और x की पावर भी यहाँ पर r बनेगा, ठीक है, 2 की पावर r बनेगा और x की पावर भी क्या बनेगा, r बनेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म चाहिए, इसका मतलब हमें x की पावर 0 वाली जो टर्म है वो हमें यहाँ पर चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए 60 CR तो मैं एज इट इज रख रही हूँ, यहाँ पर x की पावर r है, ये आपका डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो आपके पास ऊपर क्या बनेगा x की पावर में, तो x की पावर में 120 माइनस में यहाँ पर 3r बनेगा, तो x की पावर क्या बनेगी आपके पास, x की पावर 120 माइनस में 3r बनेगी, और इनटू में आपका यहाँ पर 1/2r ये चल रहा है, x की पावर r जो है ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो आपके पास 120 माइनस में 3r बनेगी। हमें यहाँ पर x की पावर 0 वाली टर्म चाहिए, इसका मतलब ये जो आपके पास x की पावर में जो आया है इसको हम 0 पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 120 माइनस में 3r को हम 0 पुट करेंगे, तो आपके पास 120 माइनस में 3r हो जाएगा। दिस इंप्लाइज आपके पास r की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो r की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 40 आएगी। जब आपके पास r की वैल्यू 40 आएगी, r की वैल्यू 40 आएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, टर्म जो है वो T41, यानी कि आपके पास जो 41th नंबर की जो टर्म होगी वो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। पुट करो तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 60C40, क्या बनेगा ये 60C40 बनेगा। और यहाँ पर हमने सोल्व करने के बाद आपके पास x की पावर ये तो 0 बन जाएगा, 1/2 की पावर r की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 40 आई है, तो ये जो आपके पास टर्म आएगी ये टर्म आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, यही आपका आंसर होगा। आगे सोल्व करना हो तो आप यहाँ पर सोल्व भी कर सकते हो। क्लियर है। तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि हम किस तरीके से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालते हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके जनरल टर्म से ही आपके सोल्व होंगे, तो आपको जनरल टर्म पता होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर आता है मिडल टर्म, तो मिडल टर्म से भी जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए मिडल टर्म क्या होती है, तो देखिए आपके पास जो एक्सपेंशन है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं x प्लस वाई की पावर n, इसका एक्सपेंशन अगर मैं लिखूं तो क्या होगा nc0, x की पावर n, y की पावर 0, फिर आपके पास होगा प्लस में nc1, x की पावर n माइनस 1, y की पावर 0, प्लस में nc2, x की पावर n माइनस 2, y की पावर 2। इस तरीके से एक्सपेंशन आपका यहाँ पर चलता रहेगा, लास्ट में ncn, x की पावर 0, y की पावर n हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म की बात करें, तो यहाँ पर इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म की बात करेंगे तो हम दो चीजों पर बात करेंगे, जब n की वैल्यू जो है वो इवन होगी और जब n की वैल्यू हमारे पास ओड होगी। ठीक है, n की वैल्यू इवन होगी और जब n जो है वो आपके पास ओड नंबर होगा, तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म की बात करेंगे।
जब आपके पास n की वैल्यू इवन होगी तो आपके पास यहाँ पर जो मिडल टर्म होगी वो हम इस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि मिडल टर्म जो होगी वो कौन सी टर्म होगी, तो t के बेस में हम लिखेंगे। तो जब n की वैल्यू इवन होगी तो आपके पास n/2 प्लस 1th टर्म जो होगी, ठीक है, वो आपके पास मिडल टर्म होगी। और जब हम n, अगर हमें ओड दे रखा हो, n की वैल्यू ओड है तो आपके पास में ओड दे रखा होगा तो n+1/2th टर्म, ठीक है, t n+1/2th टर्म और t n+3/2th टर्म, ये जो टर्म होंगी वो आपकी यहाँ पर मिडल टर्म होंगी। क्लियर है? जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये एक्सपेंशन दे रखा है कि x प्लस y की पावर मुझे 10 दे रखा है, तो यहाँ पर 10 जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। तो मैं यहाँ पर क्या सोल्व करूंगी, 10/2 प्लस 1th टर्म, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या आ गया, 5 प्लस 1 यानी कि 6, यानी कि 6th, इसका मतलब यहाँ पर t6th टर्म जो होगी, t6 जो होगी वो मेरे पास यहाँ पर मिडल टर्म होगी। ठीक है। और अगर मुझे इस तरीके से एक्सपेंशन दे रखा है कि x प्लस वाई की पावर यहाँ पर 9 दे रखा है, इसका मतलब 9 जो है वो मेरे पास क्या है, ओड है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या सोल्व करेंगे, n+1 यानी कि 9+1/2th टर्म, एंड आपके पास यहाँ पर होगा 9+3/2th टर्म। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यह क्या बना, 10 यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे 5th, एंड यहाँ पर जो है वो आपके पास 12 बनेगा और 6th, तो यानी कि आपके पास 5th और 6th टर्म जो होंगी वो आपके पास यहाँ पर क्या होंगी, मिडल टर्म होंगी, यानी कि t5 एंड t6 आर मिडल टर्म। ठीक है, तो ये आपके पास मिडल टर्म होंगी। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर मिडल टर्म के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सी मिडल टर्म होगी। n अगर आपके पास इवन होगा तो आपके पास n/2 प्लस 1th टर्म जो होगी वो आपके पास मिडल टर्म होगी, और जब आपके पास यहाँ पर n ओड नंबर गिवन होगा तो आपके पास n+1/2th टर्म और n+3/2th टर्म जो होगी वो आपके पास यहाँ पर मिडल टर्म होगी। और ये ध्यान रखना कि जहां पर आपकी मिडल टर्म बनती है वो आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है वो आपका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। जो मिडल टर्म बनती है, जो मिडल टर्म होती है, यहाँ पर जैसे 2 मिडल टर्म है तो यहाँ पर जो 2 मिडल टर्म उसमें मान लीजिए बाइनोमियल कोफिशिएंट मान लीजिए यहाँ पर एनसीआर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनसीआर है ये आपका ग्रेटेस्ट होगा। जहां पर मिडल टर्म बनेगी वहां पर ही आपका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो ग्रेटेस्ट है। कंप्लीटली कोफिशिएंट की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात कर रही हूँ। आपकी जो मिडल टर्म जहां बनेगी वो कोफिशिएंट जो होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होगा वो आपका ग्रेटेस्ट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मिडल टर्म से रिलेटेड है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन तो देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, हमें यहाँ पर एक्सपेंशन क्या दे रखा है, हम इसका यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक्सपेंशन हमें क्या दे रखा है, x प्लस 1/x², उसकी पावर हमें यहाँ पर 100 दे रखी है। ठीक है, हमें इसमें जो है वो क्या बताना है, मिडल टर्म बताना है। तो अभी देखिए यहाँ पर 100 जो है ये आपके पास क्या है, 100 आपके पास इवन नंबर है, तो मिडल टर्म आपके पास क्या होगी, 100/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर 50 प्लस 1 करोगे तो आपके पास यहाँ पर t51 टर्म जो होगी वो आपके पास मिडल टर्म होगी। यही हमें यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो मिडल टर्म हमें यहाँ पर बताना था। इसको जब हम सोल्व करेंगे, आप सोल्व भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर t51 निकालोगे तो आपके पास क्या होगा, जनरल टर्म से क्वेश्चन सोल्व होगा। t51 का मतलब क्या है, t50 प्लस 1, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एनसीआर यानी कि 100c, ये 50 होगा। x की पावर n-r, यहाँ पर x ही दे रखा है तो x की पावर 50 हो जाएगा। इनटू में y की जगह पर 1 में x² है तो 1 में x², इसकी पावर यहाँ पर r होगा यानी कि 50 होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर मिडल टर्म क्या होती है, tr+1 इज इक्वल्स टू में ncr, x की पावर n-r और y की पावर आपके पास r होती है। इसी फॉर्मूले का मैंने यहाँ पर यूज किया है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैं एज इट इज रख रही हूँ 100c50। अब यहाँ पर x की पावर 50 होगा और अपॉन में यहाँ पर x की पावर जो है वो 100 बनेगा। ठीक है, ऊपर x की पावर 50 से नीचे जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास नीचे x की पावर 50 बचेगा। तो हमारे पास मिडल टर्म जो होगी वो कौन सी होगी, 100c50 x की पावर -50, ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो ये जो टर्म होगी ये आपकी यहाँ पर मिडल टर्म होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिडल टर्म जो है वो निकालनी होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर ये दे रखा है, ये आपका एक नोट है जो कि आपको नोट कर लेना है। ये जो है वो नोट है। नोट क्या है, नोट है ये नोट याद रखना कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n,
यानी कि अगर आपके पास एक्सपेंशन है x प्लस वाई की पावर n एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में आपके पास जो rth टर्म होती है फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि शुरू से आपके पास आगे से अगर हम बात करें rth टर्म है कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपके पास ये टर्म जो है, जैसे मान लीजिए ये टी टर्म है, ये जो टी टर्म है ये आपके आगे से rth टर्म है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि पीछे से ये कौन सी टर्म होगी, तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा n माइनस आर प्लस टूथ टर्म, n माइनस आर प्लस टूथ टर्म। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए से अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूं, ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए मुझे एक्सपेंशन दे रखा है x प्लस वाई की पावर 58, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये ले रही हूं कि फ्रॉम बिगनिंग 14th टर्म, ठीक है, 14th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अगर ये बिगनिंग से 14th टर्म है तो हम यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करेंगे 58 माइनस में 14 प्लस 2। क्या किया मैंने, n माइनस आर हमें यहाँ पर ये 14th टर्म दे रखी है स्टार्टिंग से, तो ये r की वैल्यू का काम करेगा, तो 14th 58 माइनस में 14 प्लस 2, ये जो टर्म होगी ये आपकी फ्रॉम एंड होगी, ठीक है, फ्रॉम एंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए और 58 में से 14 जाएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, 44 बचेगा, प्लस में आपके पास यहाँ पर 2 है, तो मतलब यहाँ पर 46th टर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 46th टर्म। तो यहाँ पर जो 14th टर्म जो है, जो आगे से 14th टर्म है, वो पीछे से आपकी यहाँ पर 46th टर्म होगी। तो इस फॉर्मूले का आपको यहाँ पर यूज करना है, और इस यहाँ से जो है वो क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये क्या है कि है आपके पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। हमें यहाँ पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो बतानी है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी। तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए अभी तक जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सपेंशन कराई वो x प्लस वाई की पावर n की एक्सपेंशन कराई, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, और इसकी जगह पर मैं यहाँ पर जो है वो a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन भी जो है वो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, ठीक है। आप किसी का भी यूज करें, यहाँ पर जो है वो आपके पास एक्सपेंशन है। मेन चीज क्या याद रखनी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये जो है ये आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, और ये जो है वो आपके पास यहाँ पर सेकंड टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। आप a प्लस बी का यूज करें या फिर x प्लस वाई का यूज करें, डजेंट मैटर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में बताना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पर r की वैल्यू जो होगी, ठीक है, r की वैल्यू जो होगी, r का मतलब यानी कि हमें यहाँ पर r की वैल्यू ही निकलेगी यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर जो है वो टर्म बना लेंगे, ठीक है। r की वैल्यू निकल जाएगी, वो आपके पास जैसे आपके पास जनरल टर्म क्या होती है, tr प्लस 1 होती है, तो यहाँ से फिर आपके पास जो है वो टर्म आ जाएगी, हम यहाँ पर r की वैल्यू निकालेंगे। तो r की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये आपके पास लेस देन इक्वल होगी, किससे, आपके पास होगी n प्लस 1 अपॉन में यहाँ पर होगा आपके पास 1 प्लस मॉड ऑफ a बाई बी। इस टर्म से जो है आपके पास r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल होगी, और जो यहाँ पर वैल्यू आएगी उससे एक कम जब हम यहाँ पर कर देंगे वो टर्म आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, एक कम, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊं, यहाँ पर बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि फाइंड न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, हमें यहाँ पर एक्सपेंशन क्या दे रखा है वो देखिए, एक्सपेंशन हमें दे रखा है 2 प्लस 3x की पावर, हमें यहाँ पर 9 दे रखा है, और जहां पर आपको ये दे रखा है कि x की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट टर्म a की बात करूं तो मेरे पास 2 है, सेकंड टर्म अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3x है, और x की वैल्यू हमें दे रखी 3/2, तो यहाँ पर 3x है, x की जगह पर मैं 3/2 रखूंगी, तो मेरे पास यहाँ पर 9/2 जो है वो मेरे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट टर्म मेरे पास ये है, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, r लेस देन इक्वल टू n प्लस 1, n की वैल्यू क्या है 9, तो 9 प्लस 1 अपॉन में मेरे पास क्या होगा 1 प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 अपॉन में सेकंड टर्म क्या है 9/2, तो यहाँ पर 9/2, इसका मोड क्योंकि अगर नेगेटिव आता है तो वो मोड पॉजिटिव बना देगा, इसलिए हम यहाँ पर मोड लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बनेगा, r लेस देन इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर 10 बना, 10 अपॉन में यहाँ पर क्या बनेगा 1
प्लस में यहाँ पर ये पलट के ऊपर जाएगा तो 4/9 बनेगा, इसको अगेन सोल्व करोगे तो 13/9 बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, r लेस देन इक्वल्स टू में 10 अपॉन में 13/9, अगेन सोल्व करोगे तो r लेस देन इक्वल्स टू 19 अपॉन में 13 बनेगा। अगेन यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तो r जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा यहाँ पर 13 6 जा 78। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 12 अपॉन में 13। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसका मतलब यहाँ से अगर हम एक कम करेंगे तो यहाँ पर 5 कुछ समथिंग यहाँ पर वैल्यू आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर बता रही हूँ 5 कुछ समथिंग वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी। इससे जो है वो आपके पास आर की वैल्यू ग्रेटर होती है, इससे छोटी होती है, बीच में आर की वैल्यू हमें लेनी होती है। तो पॉइंट्स में जब आपके पास यहाँ पर आर की वैल्यू फंसेगी तो यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, 5 से बड़ी और 6 से छोटी इक्वल हम लेते हैं, तो यहाँ पर हम r की जो वैल्यू लेंगे वो हम 6 लेंगे, तो r की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर r की वैल्यू 6 आ गई, इसका मतलब t 6 + 1, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास t7 ये जो टर्म होगी ये आपकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो निकालते हैं। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया था, अगेन मैं लिख देती हूँ, आपको नोट कर लेना है कि अगर हमें यहाँ पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है तो r जो है वो लेस देन इक्वल होगा n+1 अपॉन में यहाँ पर 1 प्लस a/b, या मैं यहाँ पर सीधा लिख देती हूँ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म अपॉन में सेकेंड टर्म का मोड। ठीक है, ये आपके पास सोल्व होने के बाद जो वैल्यू आएगी उससे एक कम हमें यहाँ पर ये टर्म लेनी होती है। बाकी आप एग्जैक्टली बस यही ध्यान रखना, r लेस देन इक्वल्स टू n+1 अपॉन में 1 प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन में सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आपके पास एक्सपेंशन में होते हैं, यहाँ पर वैल्यू जो है वो पुट कर देना, सोल्व कर लेना। अब यहाँ पर जो वैल्यू सोल्व करोगे उससे एक कम वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी होती है, और इससे जो ये वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आपको मेन चीज आपको यही ध्यान रखनी है। यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि न्यूमेरिकली आपके पास ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी बनेगी। जो भी एक्सपेंशन गिवन है, जैसे ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में आपके पास यहाँ पर जो 7th टर्म आएगी, जो 7th टर्म होगी वो आपके पास क्या होगी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी। सभी जितनी भी टर्म्स है उनमें सबसे बड़ी जो है वो 7th टर्म होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है, तो ये जो है वो आपका बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।